हेलो स्टूडेंट, मैं रोशन कुमार। और आज मैं फिर से नया लेक्चर लेकर आ चुका हूँ, पार्ट 3, जो कि वास्तविक संख्या का एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। यहाँ पे हम लोग परिमित संख्याओं के बारे में और भी डिटेल्स में जानेंगे, और साथ में हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में भी जानेंगे। तो आप इस लेक्चर के साथ जुड़े रहिए। और देखिए, सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में हमें पढ़ना है। और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में जो बात किया गया है वो एचसीएफ का बात किया गया है, मतलब कि मसह निकालने का बात किया गया है, जिसको कि हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ क्या होता है, जिससे हम कहीं कहीं मसह भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में ऐसे मसह बोल देते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह सबसे बड़ा समापवर्तक जो सभी संख्याओं को विभाज्य कर दे। ठीक है, पूर्णतः विभाज्य कर दे, उसे क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। आपको हम सिंपल सा लैंग्वेज में अगर समझा दें, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा संख्या जो सबसे बड़ा हो, जो सभी संख्याओं को भाग दे दे, उसे हम क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्तक। ध्यान दीजिएगा, हम कुछ एग्जाम्पल्स से यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान ले कि एक संख्या 2 है, एक संख्या 4, एक संख्या 6 और एक संख्या 8। हम यहाँ पे 4 संख्याएं ले लिए, और चारों संख्याएं में अगर हम यहाँ पे मसह पूछे कि इन सब का मसह क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सिंपल सा बता रहे हैं, इन चारों संख्याओं को वैसा संख्या जो सभी संख्याओं को भाग दे दे। ठीक है, एक ऐसा बड़ा संख्या होना चाहिए जो इन सभी संख्याओं को विभाज्य कर दे। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है? 2 है। तो यानी कि हम यहाँ पे 1 या फिर हम 2 संख्या ले सकते हैं जो कि विभाज्य इन सबको करे। अब ध्यान दीजिएगा, 1 से सभी संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी, 2 भी विभाज्य होगा, 4 भी, 6 भी, 8 भी, क्योंकि 1 से सारी संख्याएं विभाज्य होती है। और अगर हम 2 से अगर बात करें तो यहाँ पर 2 से भी सारी संख्याएं विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? 1 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है? तो 2 बड़ा है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन सब का एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें एचसीएफ ऑफ 2, 4, 6, 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम सिंपल सा बात यहाँ पे समझा रहे हैं, यानी कि वैसा बड़ा संख्या, ठीक है, बड़ा से बड़ा संख्या जो सभी संख्याओं को विभाज्य कर दे, पूर्णतः विभाज्य कर दे, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मसह। एक और एग्जांपल से हम अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक हम संख्या ले लिए 30, ठीक है, और दूसरा संख्या हम ले लिए 60। ठीक है, यहाँ पे संख्या को कुछ चेंज करते हैं, हम यहाँ पे 40 कर देते हैं। ठीक है, 30 और 40। अब ये बताइए आप कि इन दोनों संख्याओं को विभाज्य करने वाला कौन सा संख्या हो सकता है जो सबसे बड़ा हो? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों संख्याएं 2 से भी विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों संख्याएं 5 से भी विभाज्य होगा, ये दोनों संख्याएं 10 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या है? तो है 10। 10 से 30 भी कट जाएगा और 40 भी कट जाएगा। क्या 10 से भी और बड़ा संख्या हो सकता है कोई? तो नहीं, 10 से और कोई बड़ा संख्या नहीं हो सकता है जो कि इन दोनों संख्याओं को विभाज्य कर दे। अगर 10 से बड़ा का अगर बात करें, 15 का और 20 का, तो ध्यान दीजिएगा, 15 से 30 तो विभाज्य होगा, बट 40 विभाज्य नहीं होगा। 20 से 40 तो विभाज्य होगा, बट 30 विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे 15 और 20 को हम एचसीएफ नहीं ले सकते हैं, बल्कि यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे 12 और 18 का एचसीएफ, 12 और 18 का एचसीएफ। ठीक है, तो 12 और 18 का एचसीएफ अगर हम निकालने का बात करें तो इसको दो विधि से निकाला जा सकता है। एक होता है भाग विधि, ठीक है, और एक होता है गुणनखंड विधि, जिसमें कि हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसके तहत हम इसका एचसीएफ निकाल पाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम भाग विधि का अगर बात करें
तो बड़ा संख्या को हम अंदर रखते हैं, ठीक है, और छोटे संख्या से भाग देते हैं एक एक करके। तो देखिए 12 से एक बार में अगर लगाएं तो आ जाएगा 12, ठीक है। एक एक कटने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा 6। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 12 को फिर से यहाँ पे लाना होता है आगे, यानी कि 12 को हम यहाँ पे फिर से लाएं तो 6 से 2 बार में 12 कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो जो ये वाला संख्या जो हो गया ना, यही क्या हो गया, HCF हो गया। यही क्या हो गया यहाँ पे, HCF, यानी कि HCF ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो HCF समझ में आ गया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे गुणनखंड विधि का बात कर ले, यहाँ पे अगर हम जैसे ये भाग विधि हो गया, भाग विधि, ठीक है। अगर हम गुणनखंड विधि का बात करें, गुणनखंड विधि का, तो देखिएगा गुणनखंड विधि में क्या हो जाएगा कि 12 और 18 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, 12 और 18 का। अगर हम गुणनखंड का बात करें तो इधर साइड में हम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 12 का और 18 का। तो देखिए 2 से लगाने पे 6 आएगा, फिर से 2 से लगाने पे 3, और फिर से 3 से लगाने पे 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। और अगर हम इसका बात करें तो इसको हम कर सकते हैं 2 से यानी कि 9, और 3 से यानी कि 3, और फिर से 3 से लगाएं तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में जो भी संख्याएं उभयनिष्ठ होंगी, यानी कि दोनों में जो कॉमन संख्या होगा, ठीक है, गुणनखंड करने के दौरान, वही क्या हो जाएगा, वो उन संख्याओं का गुना यानी कि गुणनफल जिसको हम बोल सकते हैं, वही क्या होगा, HCF होगा। ये होता है गुणनखंड विधि में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 और 2 यहाँ पे उभयनिष्ठ है, 2 और 2 यहाँ पे उभयनिष्ठ है। फिर देखिए यहाँ पे 3 और 3 उभयनिष्ठ है, और देखिए 2 और 3 बच गया, वो उभयनिष्ठ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे HCF ऑफ 12 एंड 18 क्या हो जाएगा, तो एक 2 उभयनिष्ठ हो गया यानी कि 2, और इनटू एक क्या हो गया 3, तो एक हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे दोनों को गुना करने पे आंसर क्या आ गया 6। अब दोनों में आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए दोनों में आंसर देख सकते हैं, दोनों का आंसर क्या है 6 है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया 6, यानी कि अभाज्य महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को भी भाज्य कर दे, यानी कि भाग लगा दे। यहाँ पे ध्यान दीजिए जो 6 है, यहाँ पे ये जो 6 है, ध्यान दीजिएगा, ये 6 से क्या है 12 भी कट जाता है, 12 भी भाग लग जाता है, और 6 से 18 भी भाग लग जाता है। तो 6 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे HCF हो गया, यानी कि इसी को हम मसह बोल सकते हैं या फिर महत्तम समापवर्तक बोल सकते हैं। क्लियर है सबको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि जिसको हम शॉर्टकट में LCM भी बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको लसह बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा लसह क्या होता है, LCM क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए HCF पे क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन LCM में वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दिए गए सभी संख्याओं से भाग दिया जा सके, ठीक है, जिसको सभी संख्याओं से भाग दिया जा सके, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह सबसे छोटा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे छोटा गुणज जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। कहने का मतलब है, अगर हम फिर से वही एग्जांपल लेकर चलें 2, 4, 6 और 8, तो इस बार गुणनखंड का बात नहीं हो रहा है। ये नहीं कि 2 से हम सभी संख्याओं को विभाज्य कर दे, नहीं, कोई छोटा से छोटा ऐसा संख्या होना चाहिए जो कि इन सभी संख्याओं से विभाज्य हो, ठीक है, और वो गुणज हो सकता है। क्या हो सकता है, गुणज। जैसे अगर हम यहाँ पे 8 ले लें, जैसे इसका एलसीएम क्या आएगा 8 ही आएगा, तो देखिए 8 क्या हो जाएगा कि 2 का गुणज है 8, ठीक है, 2 का गुणज क्या है 8, 4 का गुणज क्या है तो भी 8 है, और 6 का गुणज क्या, सॉरी यहाँ पे एलसीएम 8 नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 का 8 गुणज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, 6 का 8 गुणज यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इस वजह से क्या होगा ये एलसीएम नहीं आ पाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम में क्या होगा, तो 2 का हम गुणज लिख लें,
ठीक है। 2 का गुणज अगर लिखने का अगर बात करें, 2 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 4 8, यानी कि सीधा सीधा आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आप पहाड़ा लिख सकते हैं, ठीक ना। 2 का जो टेबल होता है वही लिख सकते हैं आप, ठीक है। 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ऐसे ही चलते रहेगा। अगर हम 4 का गुणज का बात करें, 4 का गुणज, तो 4 का गुणज क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 6 का गुणज का बात करें, 6 का गुणज, तो 6 का गुणज क्या हो जाएगा, 6 12 और 18 24, ठीक है, 30, सॉरी, हाँ 30, और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। अगर हम 8 का गुणज का बात करें, 8 का गुणज, तो 8 का गुणज क्या हो जाएगा, 8 16, ठीक है, और 24, ठीक है, 32, ये आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी सबसे छोटा गुणज कॉमन जो होगा ना, वही क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, तो ये बढ़ते बढ़ते ना, ये एक जगह पे जाकर 24 भी आएगा, ठीक है, 12 हो गया, 12 के आगे जाएगा 14, 14 16, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 2 का गुणज 24 भी हो सकता है। 4 का गुणज का बात करें, तो 4 का गुणज भी यहाँ पे आगे चलकर देखिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहाँ पे सही कर देते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे जैसा कि 6 का गुणज लिखा हुआ था, 18 24 30, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 16 20 24, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा गुणज का अगर हम बात करें, तो 24 24 24 24, ठीक है। सब में क्या कॉमन है, 24, जो कि सबसे छोटा गुणज है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम, एलसीएम यानी कि हो जाएगा 24। अब बात करते हैं 24 का, तो देखिए 2 से भी 24 विभाज्य है, 4 से भी 24 विभाज्य है, ठीक है, 6 से भी 24 विभाज्य है, और 8 से भी 24 विभाज्य है, यानी कि भाग लग सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, ये क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्तक। अगर हम कुछ एग्जांपल्स का बात करें, 12 और 18 का अगर एग्जांपल ले लें, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम एलसीएम का बात करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक का बात करते हैं, तो इसका भी 2 विधि हो जाता है, ठीक है। एक गुणनखंड विधि से हम प्राप्त कर सकते हैं, और एक इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे 12 और 18 का ऐसे अगर हम अभाज्य गुणनखंड तरीके से अगर ले, तो ध्यान दीजिएगा 2 से लगाने पे 6 आ जाएगा, ठीक है, और 18 पे 9, फिर से 2 से अगर लगाएं तो 3, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि दोनों में जिस भी संख्या से यहाँ पे हम लगा रहे हो, वो दोनों का कटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 लगा सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे 3 से लगाने पे ये 2 बार में कटेगा 6, और ये 3 बार में। अब एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाता है कि सबको गुना कर लेते हैं, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे देखिए, देखिएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और 12 तिया, सॉरी थोड़ा सा रुकिएगा, हाँ सॉरी, 12 और 18 का है ना, हाँ, तो 2 तिया 6, और 6 दूनी 12, और 12 तिया क्या हो जाएगा, 36, यानी कि 36 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। तो ये हो गया लघुत्तम समापवर्तक। ये क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि इसको हम एलसीएम भी बोल सकते हैं, या फिर हम लसा भी बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम अपने चैप्टर पे अब आते हैं, जो कि हम लोग का इस चैप्टर का सबसे मेन प्रमेय पढ़ना है, यूक्लिड सॉरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसको भी यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोला जाता है। अब ये क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा
किसी भी धनात्मक पूर्णांक a और b का, ठीक है, मतलब कि अगर a और b दो धनात्मक पूर्णांक ले जहां पर b नॉट इज इक्वल टू जीरो, b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q जो कि होगा भागफल और r क्या हो जाएगा, शेषफल, तो उसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहां की r जो होगा या तो जीरो से बड़ा या बराबर होगा या तो b से छोटा होगा, ठीक है, r जो होगा साथ में b से क्या होगा, छोटा भी होगा। अब हम इसको अगर हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर एक लाइन में बोलना चाहे तो इसको हम बोल सकते हैं डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसे हिंदी में लिख दें तो हिंदी में ध्यान दीजिएगा, देखिए भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, भाज्य बराबर भागफल भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। जैसा कि आप जूनियर क्लासेज में ऐसे पढ़े होंगे, जब भी हम भाग देते हैं किसी संख्या में तो उसका एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है, एक भागफल होता है और एक क्या होता है, शेषफल होता है। तो वो जो फॉर्मूला होता है ना, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, यही क्या है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बस कंडीशन ये होता है कि ये जो आर है, आर फॉर रिमाइंडर होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम कुछ यहाँ पे इन लोग का फुल फॉर्म लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे ए किसको बोला गया है, तो ए बोला गया है भाज्य को, ठीक है, ए किसको बोला गया है, भाज्य को। बी किसको बोला गया है, तो बी बोला गया है भाजक को, जो भाग देता है, ठीक है। और क्यू क्या है, तो क्यू है यहाँ पे भागफल, ठीक है, क्यू क्या है, क्यू है भागफल। और आर यहाँ पे क्या है, तो आर है शेषफल, जिसको हम क्वोटिएंट भी बोल सकते हैं, शेषफल रिमाइंडर जिसको हम बोल सकते हैं, आर को रिमाइंडर। अब देखिए शेषफल कभी भी होता है, ध्यान दीजिएगा, शेषफल कभी भी होता है तो क्या है कि भाजक से जब भी होता है तो छोटा होता है, या फिर जीरो होता है या फिर जीरो से बड़ा होता है, यानी कि आर जो होगा जीरो से बड़ा या बराबर और साथ में बी से क्या होगा, छोटा होगा, बी से क्या होगा, यानी कि भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे समझिएगा, कुछ एग्जांपल्स हम ले ले रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि हम यहाँ पे लिए a बराबर 23 और b बराबर 5, ठीक है। जब हम इसमें अगर भाग देते हैं, यहाँ पे हम भाग देते हैं तो 23 में हम जब 5 से भाग देते हैं, ठीक है, 23 में हम क्या कर रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, यानी कि a हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया, b हमारा क्या हो गया, भाजक, यानी कि 5 हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया। तो देखिए 5 से 23 में भाग देने पर 5 से 4 बार में लगाएं तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 3 क्या हो गया, शेषफल बच गया, 3 क्या है, शेषफल। अब देखिए यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं इन सबको, ए क्या है, तो ये है भाज्य, भाज्य नहीं भाजक, ये क्या है, भाजक, ठीक है। और ए क्या है, तो ए है भाज्य, A4 क्या है, तो 4 है भागफल, और 3 क्या है, तो 3 है शेषफल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इसी को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 23 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 3, जहां की 23 यानी कि क्या, 23 को हम ले लिए ए, 5 यानी कि बी, 4 यानी कि क्यू और 3 यानी कि आर, यानी कि ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। यही क्या हो गया, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो शेषफल है ना, शेषफल या तो 5 से यहाँ पे छोटा होगा, 5 से छोटा, क्योंकि 5 से जैसे ही बड़ा या फिर 5 से के बराबर होगा तो यहाँ पे तो भाग फिर से लग जाएगा ना, तो यहाँ पे जब भी होगा तो 5 से छोटा होगा, या फिर जब
जब यहाँ पे पूरी तरह से अगर कट जाए तो हो सकता है कि 0 हो, तो यानी कि 0 हो सकता है या फिर 5 से छोटा हो सकता है रिमाइंडर। तो यही क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसको कि हम a बराबर बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं। और इसी की मदद से क्या होता है कि हम HCF भी निकाला करते हैं। ठीक है, इसी के मदद से क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। और इसी को हमको हमारे चैप्टर वास्तविक संख्या में पढ़ना है आगे चलकर। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया यूक्लिड विभाजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ध्यान देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है वो क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर एक स्टेप वाइज एक तरीका होता है जिससे हम HCF निकाल पाते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं HCF, यानी कि मसह निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम पढ़े महत्तम समापवर्तक के बारे में, उसमें क्या पढ़े कि एक गुणनखंड विधि से हम मसह निकाल सकते हैं और एक क्या कर सकते हैं कि भाग विधि से मसह निकाल सकते हैं। बट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम सॉरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि HCF को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको हम स्टेप वाइज एकदम समझ लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम अगर बात करें HCF और 135 और 225 को निकालने का बात करें, तो देखिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हम भाग देते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि जो छोटा है उससे हम बड़े वाले में भाग दे देते हैं, यानी कि 135 से 225 में भाग देते हैं। अब भाग देने के बाद क्या होता है, तो देखिए 135 से अगर हम 225 में भाग दें तो यहाँ पे हम एक बार में लगा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक बार में यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक बार में लगाने पर क्या हो जाएगा, 5 से 5 घटेगा यानी कि 0 हो जाएगा, और 12 से 3 घटेगा यानी कि 9 हो जाएगा। ये तो कट ही जाएगा, तो यानी कि 90 आ गया हमारे पास। क्या आ गया, 90। तो 90 हो गए यहाँ पे शेषफल। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ए क्या हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यू हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, आर हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 225 इज इक्वल टू, ठीक है, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1। ठीक है, यानी कि देखिए यही फॉर्मूला था ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए हो गया 135, बी हो गया 1, क्या हो गया, क्यू हो गया, और प्लस आर यानी कि प्लस 90 क्या हो गया यहाँ पे, आर हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो भी यहाँ पे शेषफल आया, ठीक है, जो भी यहाँ पे शेषफल आया उसको जिस भी संख्या से भाग दिया गया था उससे फिर से हम वही स्टेप दोहराते हैं। ठीक है, वही स्टेप दोहराते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं कि इस बार क्या करते हैं कि 90 से भाग लगाते हैं 135 में, 90 से भाग लगाते हैं 135 में। ठीक है, जो कि यहाँ पे बचा हुआ था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि 90 से अगर हम एक बार में यहाँ पे लगा ले तो ए हो जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि फिर से वही बात हो गया, फिर से। ठीक है, जिससे भाग लगाया जाता है वो होता है बी यानी कि भाजक, और जिसमें भाग लगाया जाता है वो क्या होता है, ए, और भागफल को क्या बोलते हैं, क्यू, और शेषफल को क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर। और फिर से वही स्टेप दोहराया जाएगा। इस बार क्या हो जाएगा, इस बार 135 था यहाँ पे, तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए, ठीक है, जब तक यहाँ पे रिमाइंडर में 0 ना आ जाए तब तक ये स्टेप दोहराते रहना होता है। ठीक है, यही क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और अगला स्टेप क्या करते हैं कि इस बार 90 को लगाते हैं 45 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर में 45 बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, 90। तो 90 में अगर हम 45 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 2 बार में 90 लग जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब कि घटाने के बाद क्या बचेगा, तो 0, घटाने के बाद बचेगा 0 बच जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर फिर से
देखिए यहाँ पर फिर से इसको हम बी बोल सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बोल सकते हैं, इसको हम क्यू बोल सकते हैं और इसको हम आर बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि फिर से हम ऐसा लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। क्या हो गया, 2 प्लस 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे लास्ट में जो यहाँ पे भाज्य होता है ना, जो बी होता है, इसको क्या बोलते हैं, बी, यानी कि भाजक। बी को ही क्या बोलते हैं, भाजक। यही क्या होता है, यही हमारे पास हो जाता है HCF। ठीक है, यही क्या रहता है, HCF। इसी को हम बोलते हैं HCF। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरीके से निकालने पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि HCF ऑफ HCF सॉरी HCF ऑफ, देखिए पहली बार में क्या रहा था, 235 और 135, यानी कि 235 135 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से क्या होता है ना, इस विधि से निकालने पर हमें सिर्फ एक चीज का HCF नहीं, सॉरी, दो संख्याओं का HCF नहीं निकलता है, बल्कि सभी संख्याओं, बहुत सारे संख्याओं का HCF हम बराबर ही निकाल सकते हैं। जैसे कि HCF ऑफ 235 और 135 हो गया, वही HCF क्या हो जाएगा, अगला स्टेप में क्या चले थे हम, 135 और 90, तो लिख सकते हैं HCF ऑफ 135 और 90। ठीक है, 135 और 90 बराबर ही होगा HCF ऑफ, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या चल था, 90 और 45, तो हम लिख सकते हैं 90 और 45 इज इक्वल टू, लास्ट में HCF आया कितना, 45, तो 45 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा HCF, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से यहाँ पर हम HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। तो देखिए हम 235 और 135 का जब HCF निकाले तो वो क्या आ गया, 45, और 135 और 90 का HCF क्या होगा, वो भी क्या होगा, 45 ही होगा। HCF ऑफ 90 और 45 क्या होगा, वो भी क्या होगा, 45 होगा। तो ये रहा हमारा यूक्लिड एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं, जो कि क्या है, जो कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पे काम करता है, उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, उसी पे डिपेंडेंट है, आधारित है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है √5 के बारे में, जो कि वास्तविक संख्या के चैप्टर से हमेशा पूछा जाता है, कि इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, जो कि अपरिमेय संख्या दिए जाते हैं, उससे पूछे जाते हैं कि सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बाकी और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी हम देख लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको अगर प्रूफ करना हो तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे, हाँ, सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि √5 एक अपरिमेय संख्या साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या कीजिएगा कि माना कि √5 एक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे हम उल्टा मानते हैं। ठीक है, और उल्टा मानकर अगर इसको गलत साबित कर दिया जाए, यानी कि हमारा मानने अगर गलत हो जाए, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होता है कि हम √5 को एक क्या करते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है, इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है, तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं, तो P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q
Q। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा P और Q क्या है, तो अभाज्य संख्या है, सॉरी सह अभाज्य संख्या हम लिख सकते हैं। क्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, और साथ में Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, जो कि हम लोग परिमेय संख्या में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर √5 इज इक्वल टू P/Q है, ठीक है, तो आगे हम इसको अगर सोल्व करना चाहें, अगर आगे हम ऐसा करें, रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर करने पे क्या होगा, √5 का भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, √5 का एक्स स्क्वायर बराबर, और P/Q का भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर √5 जो है वो सिर्फ इसको हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर, और P जो है एक्स स्क्वायर करने पर P एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा, Q एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम Q एक्स स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या Q एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, Q इंटू Q, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो वही संख्या गुना में होता है। और क्या Q को हम इस साइड अगर लेकर आ जाएं तो ये हो जाएगा 5Q बराबर P एक्स स्क्वायर बटा Q। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5Q क्या है, यहाँ पे देखिए 5Q क्या है, तो ये एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, और ये क्या है, तो ये पूरा संख्या क्या है, तो एक भिन्न है, क्या है, भिन्न। और कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, ये असंभव है। ठीक है, कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम पूर्णांक का बात करते हैं, इंटीजर का बात करते हैं, तो वो कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता, कभी भी बटा में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, यानी कि अतः लिख सकते हैं इसमें कि अतः हमारा मान्य गलत है, हमारा मान्य क्या है, गलत है। यानी कि जो √5 को हम एक परिमेय संख्या माने थे, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बराबर ही नहीं आ पा रहा है, ठीक है, संभव ही नहीं है, तो हमारा मानने क्या हो जाएगा, गलत। इसीलिए √5 क्या हो जाएगा, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे सोल्व हो गया। अब आगे हम चलते हैं। अब हम जानते हैं परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, किसी भी अगर परिमेय संख्या को हम लिखते हैं, जैसे या फिर हम भिन्न का बात करें, तो उसको हम दशमलव में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे 10/3 अगर हम 3 करें, 10/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.33333 ऐसे लिख सकते हैं। और कभी भी हम 10 में 3 से भाग जब देते हैं, ठीक है, विभाज्य करते हैं, तो 3 कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, बार बार 3 आते जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, 10 से अगर हम 3 से भाग लगाएं, तो 3 से 3 बार में 9 लग जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद, घटाव करने के बाद क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। हम पॉइंट लगाते हैं और एक 0 बैठा देते हैं, तो ठीक है, 3 से फिर से 3 बार में 9 लग जाता है, फिर से 1, फिर से 0 बैठाते हैं, तो फिर से 3 बार में 9 लगा सकते हैं। और ये प्रक्रिया बार बार चलते ही रहता है। यहाँ पे जो है ना, 3 आते ही रहता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार के बारे में, कि परिमेय संख्या को ऐसे भी हम लोग जानते हैं P/Q के रूप में होता है, और P और Q क्या होता है, पूर्णांक संख्या, या फिर उसी को हम सहभाज्य संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, और जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में बात करें, अगर हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में बात करें, तो हम 2 एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे एक हम जैसे 10 बटा अगर हम 3 का बात करें, ठीक है, और एक हम एग्जांपल इधर ले लेते हैं, जैसे 25/2, 25/2। तो देखिए, 10/3 का मतलब हुआ कि 10 को हमको भाग देना है 3 से, 10 को हमको भाग देना है 3 से। तो अभी जैसे हम भाग दिए
तो 9 1 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट लेकर हम 0 बैठाते हैं, फिर से 3 बार में लगाते हैं तो 9, फिर से 1, फिर से 0 लगाते हैं, फिर से 3, तो फिर से 1 आते जाएगा। यानी कि जो 3 है ना, 3 बढ़ते ही जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। यानी कि अगर हम इसका बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3.3333333, ये कभी अंत ही नहीं होगा, ठीक है। इनफाइनाइट चलते जाएगा, जितना आप भाग दोगे उतना ही क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और इसका अगर हम भाग दें, 25 को अगर 2 से भाग दें, 25 को अगर हम 2 से भाग दें तो ये क्या हो जाएगा कि 2 से एक बार में 2 लगेगा, कट गया। 5 उतारे तो 2 से 2 बार में 4 लग गया, फिर से एक बार में 1 घटाने पे आ गया। हम जब पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे 0 बैठाते हैं तो 2 से 5 बार में क्या हो गया, 10 लग गया, और ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 12.5, यानी कि 12.5। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक अस्थाई संख्या पे जाकर, एक निश्चित संख्या पे जाकर अस्थाई हो गया, स्थिर हो गया, ठीक है, इसका दशमलव। लेकिन इसका दशमलव क्या है कि बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरह के दशमलव प्रसार हो सकते हैं परिमेय संख्या के, ठीक है, ये 2 तरह के दशमलव प्रसार हो सकते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो दशमलव प्रसार के जो प्रकार है उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहला प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। सबसे पहला शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, तो जो आगे जाकर शांत हो जाए, ठीक है, आगे जाकर क्या हो जाए, शांत हो जाए। जैसे अभी हम इसको लिखे 12.5, 12.5, तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया आगे जाकर। इसी तरह के और भी संख्या ले सकते हैं जिसका कि भाग लगाने पे जो दशमलव प्रसार होगा एक निश्चित संख्या पर जाकर वो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। तो ये हो जाता है शांत दशमलव, ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट वो क्या होता है, तो अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे 10 में हम 3 से भाग दिए तो क्या आया, 3.33333, ऐसे बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए जो अशांत दशमलव प्रसार होता है ना, उसमें ये जो 3 आगे बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते ही जाता है, इसी को हम 3 पॉइंट, जो संख्या लगातार बार बार दोहराते जाता है उसके ऊपर या तो हम एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, या तो एक हम पॉइंट लगा देते हैं जिसको कि रेकरिंग बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, रेकरिंग। या फिर हम उसी संख्या के ऊपर हम बार लगा देते हैं, ठीक है, बार लगा देते हैं, उसको भी क्या बोला जाता है, रेकरिंग बोला जाता है। तो इसको इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। अब हो सकता है कि कोई संख्या जैसे कोई संख्या ऐसा हो 0.616161616161 और ऐसे ही बढ़ते जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 0, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 0.6 और 1 दोनों पर यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे बार जगा देंगे, ठीक है, यानी कि रेकरिंग जगा देंगे दोनों पे, यानी कि 6 और 1 पे, ठीक है। तो ऐसा भी संख्या हो सकता है। तो रेकरिंग जो होता है ना अशांत दशमलव प्रसार में, वो आते रहता है और वो संख्या जो है बार बार दोहराते रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार जो है 2 तरह से हो सकते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार और एक क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि कभी कभी जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार को पहचानने के लिए, और साथ में देखिए, साथ में ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे कि किस तरह से बिना भाग दिए, ध्यान दीजिएगा, बिना भाग दिए हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव को पहचान सकते हैं। तो देखिए कोई भी परिमेय संख्या दिया हो, जैसे यहाँ पे जैसे हम जो एग्जांपल लिए हुए थे 25/2, तो इस 2 का गुणनखंड कीजिए, इस 2 का क्या कीजिए, गुणनखंड, गुणनखंड। और गुणनखंड करने के बाद अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ऐसा कुछ अगर कंडीशन आ जाए, ऐसा कुछ कंडीशन अगर आ जाए तो वो शांत दशमलव होगा। क्या होगा, अगर ऐसा आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये शांत, ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत परिमेय,
शांत परिमेय। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत, यानी कि उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी कि जैसे देखिए 25/2 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, 25/2 को ही हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0, यानी कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है यहाँ पे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, ये शांत क्या हो जाएगा, कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें, यहीं पे अगर बात करें जैसे 10/3 का, ठीक है, 10/3 का, 3 का, तो 10/3 को ना 3, देखिए 3 को गुणनखंड करने पे 3 के पावर 1 इंटू, अगर हम 2 के पावर 0 भी रख लें और 5 के पावर भी 0 रख लें, यानी कि 1 मान हो जाएगा ना किसी भी संख्या का। देखिए किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और 1 को गुना करने पर तो वही संख्या आता है ना, 1 को गुना करने पर वही संख्या आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर अगर 0 कर लेते हैं तो भी क्या हो गया, इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा एक और क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, एक और क्या आ गया, 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 के पावर m इंटू अगर 5 के पावर n का अगर सिर्फ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकले तो क्या हो जाएगा, शांत। और उसके अलावा कोई और अगर संख्या आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसा कि देखिए हम ब्लैंक स्पेस सबसे पहले ले लिए हैं और इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 16/9। ठीक है, 16 अगर 9 का बात कर ले तो ये शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए 16/9 को अगर हम गुणनखंड करें तो ये 3 के पावर 2 हो सकता है, 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर भी 0, क्योंकि इसमें अगर हम 9 का अगर गुणनखंड करें 9 का तो ये सिर्फ 3 ही आ सकता है। क्या आ सकता है, 3, यानी कि 9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 के इंटू 3, इसी को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2। तो यहाँ पे 5 और 2 आएगा ही नहीं, यानी कि पावर हम इसको 0 रख सकते हैं। तो ये इसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 3, यानी कि एक क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। और अगर हम ऐसा करें कि 16/25 ले लिए, ठीक है, 16/25, तो 25 को क्या हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 16/25 को 5 का एक स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 2 के पावर 0, कुछ नहीं तो 0 तो लिख ही सकते हैं ना 1 के लिए। तो देखिए 5 और 2, 5 और 2 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं है गुणनखंड में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब देखिए आइए हम चलते हैं, कुछ एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमेशा एक सवाल पूछा जाता है ऐसा कि 0.6 और 6 पे क्या है, रेकड़ी को परिमेय संख्या में बदले। ठीक है, हम लोग अभी पढ़े कि अशांत दशमलव प्रसार जो होता है वो रेकड़िंग में आता है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार जो होता है उस पे रेकड़िंग हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी है क्या, रेकड़िंग, और इसको अगर परिमेय संख्या में बदलना है तो वो किस तरह से बदला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले 0.6 और 6 पे क्या है, रेकड़ी, बराबर x माना। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, आप x मान लीजिए। ठीक है, अब अगर x मानते हैं तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 0.66666 और ये बढ़ते जाएगा। अब बराबर में क्या रहेगा, ये इसको तो हम x मान चुके हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, x ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें दोनों तरफ, अगर हम इसमें दोनों तरफ देखिएगा यहाँ पे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से
गुना करने पर क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम 10 से गुना कर देते हैं। अब देखिए 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 10 से गुना करने पे क्या आएगा, तो 0.666666 और ऐसे ही चलते जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 10, और x में भी क्या हो जाएगा गुना 10 से हो जाएगा, तो दोनों तरफ हम 10 से गुना कर लिए, बराबर है, ठीक है। तो 10 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इस बार क्या आ जाएगा 6.66666, ठीक है, इंटू सॉरी इंटू तो हम लोग कर लिए ना पहले ही, इज इक्वल टू, और ये 10 में x से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x, क्या आ जाएगा 10x। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस फर्स्ट वाले को जो x माने थे ना, इसको आप मान लीजिए कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, और इसको आप मान लीजिए समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड। अब क्या कीजिए कि आप अगर इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, तो क्या यहाँ पे हमारा बात बन जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए 6.66666 है यहाँ पे, और इसी में से अगर हम 0.666 को घटा देते हैं तो ये जो बाद वाला जो 666 है ना, वो गायब हो जाएगा, घट जाएगा सारा का सारा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, 6.666 माइनस 0.666 और ये आगे चलते जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड में क्या है 10x माइनस x। तो देखिए ये बाद वाला 6 जो है ना, वो सारा का सारा घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ बचेगा 6 इज इक्वल टू, और इधर से क्या बच जाएगा, 10 में से एक और x घटा दिए तो क्या बच जाएगा 9x बच जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे क्या हम कर सकते हैं, क्या 9 को हम इधर लेकर आ सकते हैं बटा में, 9 को हम बटा में लेकर आ सकते हैं, यानी कि 6/9 इज इक्वल टू x, 6/9 इज इक्वल टू x। और इसी को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए अगर हम इसको 2 से काट दें तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, s इज इक्वल टू 2/3, और x हम माने किसको थे, एक हम किसको माने थे 0.6 और 6 के पावर रेकरिंग को, यानी कि 0.6 के पावर 6 और 6 पर क्या है रेकरिंग, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2/3, क्या आ गया 2/3। और क्या हम यही चीज कर रहे थे, परिमेय संख्या ही हम लोग को लाना था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आ गया, यानी कि 0.66 पर रेकरिंग है, तो इस अशांत दशमलव प्रसार को अगर हम परिमेय संख्या में चेंज करना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3, क्या आ जाएगा 2/3। अगर हम इसको फिर से अगर सोल्व करना चाहें, देखिए अगर हम इसको जांच करना चाहें तो ऐसा कर भी सकते हैं कि अगर आप 2 में अगर 3 से भाग दे दें, तो देखिए सबसे पहले तो भाग लगेगा नहीं, तो एक हमको 0 बैठाना पड़ेगा, तो उसके लिए 0 पॉइंट लगा देंगे 0। 3 से आप 6 बार में लगाएंगे तो 18 आ जाएगा, घटने के बाद फिर से 2, फिर से 0 बैठाएंगे, फिर से 6, फिर से 18 लगाएंगे और फिर से कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा फिर से, और वही क्रिया क्या होगा चलते जाएगा, यानी कि 666 बचते जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी का जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आज के लिए। हाँ, और अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा।